हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको एक लेख और एक पत्र पाठ का हिंदी अर्थ बताया था, उसमें मैंने आप सबको विद्यार्थी और राजनीति के बारे में जो लेख था उसका अर्थ मैं आपको समझाया था। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको जो सुखदेव के नाम भगत सिंह के द्वारा पत्र लिखा गया है उसको मैं समझाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताऊं कि जो ये पत्र लिखा गया है वो किसके नाम लिखा गया, तो सुखदेव के नाम। किसके द्वारा, तो भगत सिंह जो है जब जेल में थे तो अपने मित्र सुखदेव के नाम पत्र लिखते हैं। तो उसी पत्र को यहाँ हमें पढ़ना है। कहा जा रहा है कि प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। उदाहरणार्थ, मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय में एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचार में भी भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगा। यानी जो भगत सिंह है वो सुखदेव का भी पत्र उनके द्वारा मिला था। यानी सुखदेव भी जो भगत सिंह को पत्र लिखे थे, तो उनका पत्र पढ़ करके ये सुखदेव के नाम पत्र लिख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपका पत्र मैं बार बार ध्यानपूर्वक पढ़ा और मैं अनुभव करता हूँ कि जैसे हमारे जो बदलती परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए हमारे जो प्रभाव जो है या विचार अलग अलग हो चुके हैं। मैं जेल के बाहर जिन चीज़ों का समर्थन करता था अब मैं मतलब कि उनको अब महत्व नहीं देता हूँ। ठीक। और अपने मित्र सुखदेव को कह रहे हैं कि आप जेल के बाहर जिन चीज़ों का समर्थन नहीं करते थे, मतलब उनको मानते नहीं थे, अब आप जो है जेल से आने के बाद जो है आप सारे चीज़ों को मानने लगे हैं। जैसे भगत सिंह कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था जब जेल में नहीं था तब, लेकिन अब मेरे हृदय में जो है व्यक्तिगत प्रेम का कोई स्थान नहीं है। यानी जेल में जाने के बाद जो है भगत सिंह बोल रहे हैं कि मेरे हृदय में व्यक्तिगत प्रेम का कोई स्थान नहीं है। लेकिन हमारे जो सुखदेव हैं भगत सिंह के मित्र, वो पहले जो है व्यक्तिगत प्रेम को कोई स्थान नहीं देते थे, कोई महत्व नहीं देते थे, लेकिन अब वो मान रहे हैं कि व्यक्तिगत प्रेम जो क्या है, मतलब कि सभी के लिए जरूरी है और मानव जीवन का ये एक अंग बन गया है। तो मतलब कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि भगत सिंह यही बोल रहे हैं कि इन दोनों के जो विचार थी ना जेल से बाहर अलग अलग थे, अपोजिट थे, और जेल के अंदर के जाने के बाद जो है जो अपोजिटिविटी थी वो फिर से मतलब कि परिवर्तित हो गया। यानी जो भगत सिंह जिस चीज को सही मानते थे जेल में जाने के बाद जो उस चीज को गलत मानने लगे, और जेल से बाहर जो सुखदेव जिस चीज को मतलब गलत मानते थे वो जेल में जाने के बाद उस चीज को सही मानने लगे हैं। यही अंतर है इन लोगों में, दोनों में। उसके बाद कहा जा रहा है आगे कि आपको याद होगा कि एक दिन मैं आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कि कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली भांति याद है। हमारी यह बात शहनशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार के कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। आपने कहा था कि इस प्रकार का काम या कार्य भयानक और घृणित है, परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूं कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रांति का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता। मतलब भगत सिंह ये बोल रहे हैं कि आपको याद होगा अपने मित्र से सुखदेव से पत्र में लिख करके कि आपको याद होगा कि एक दिन हम लोग आत्महत्या के विषय पर चर्चा कर रहे थे अपने कुटिया यानी कि अपने घर में
हम लोग शाम के समय बैठ करके, तो मजाक मजाक में हम लोग हंसते हुए बात छेड़ दिए। तो आप जो है मतलब कि बोलते थे कि आत्महत्या क्या कहे, कायरता का काम है, आत्महत्या करना क्या उचित नहीं है। लेकिन अब जो जेल से आने के बाद जो आपका राय बदल चुका है, आप अब आत्महत्या को जो है आवश्यक मानने लगे हैं। लेकिन अब मैं क्या करने लगा हूँ, आत्महत्या को जो है कायरता और घृणित मानने लगा हूँ। क्योंकि पहले मैं आत्महत्या को क्या मान रहा था, उचित मान रहा था। लेकिन जेल में आने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आत्महत्या क्या है, घृणित अपराध है, घृणित पाप है। लेकिन आप पहले बोलते थे कि आत्महत्या करना क्या है, घृणित है, अपराध का काम है। लेकिन आज के समय में आप इसको क्या मानने लगे हैं, सही मानने लगे। तो यानी दोनों की मनोवृत्ति क्या हो गई, बदल चुकी है। तो इसी बात को लेखक यहाँ पे भगत सिंह पत्र के दौरान जो है बोल रहे हैं। फिर कहते हैं भगत सिंह कि आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। मतलब भगत सिंह बोल रहे हैं कि आप केवल कष्ट सह करके अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना और बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। मैं सोच समझ कर कितना प्यार किया था। उसके बाद कहते हैं कि मैं यह समझता हूँ कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया उसके लिए कष्ट उठाएं। दूसरी बात यह है कि यही वह अवसर है जो आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। मतलब यहाँ पे भगत सिंह ये बोल रहे हैं कि हमने मतलब कि कष्ट सह करके देश की सेवा करने के लिए कार्य किए, नौजवान भारत सभा का गठन किया, उसमें बलिदान किए, कष्टों को सहे, ये सब सोच करके हमने मतलब कितना प्रेम किया। लेकिन अब आप जो है मतलब इस चीज को सहन नहीं करना चाहते। आप चाह रहे हैं कि मतलब कि हम आपस में मतलब कि हत्या कर ले या खुद को मार डालें, जिससे मतलब कि छुटकारा पाले हर चीजों से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भगत सिंह को समझा रहे हैं। इसके बाद भगत सिंह पत्र में लिखते हैं, मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था। कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल हुए हैं। कहने का मतलब भगत सिंह ये बता रहे हैं कि जब हम लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, जिसके बाद हम लोग गिरफ्तार हुए, हमें फांसी की सजा मिला या जो भी हमको मिला, हमने जो अंग्रेज पुलिस अधिकारी थे उसकी हत्या भी की, तो हमने जो कुछ भी किया तो उसके लिए हमने उनसे गिड़गिड़ाया नहीं, माफी नहीं मांगा कि मतलब हमें दंड मत दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। ये चीजें तो हमने की नहीं। कि अगर ये चीज करते तो हमें असेंबली में बम फेंकने की जरूरत ही क्या थी। जब हम डरते तो बम फेंकते नहीं। तो वही बात चिट्ठी में लिख करके, पत्र में लिख करके समझा रहे हैं कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, तो उसका हमें पता था कि हमको इसका परिणाम मिलेगा ही, हमको परिणाम भोगना है। तो इससे हमने गिड़गिड़ाया नहीं, तो इससे हमें क्या होगा, पूर्णतः हमें सफल मिलेगा। उसके बाद कह रहा है कि बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। बंदी मतलब गिरफ्तार। गिरफ्तार होने के बाद कह रहे हैं कि गिरफ्तार होने के समय हमारे संस्था के जो मतलब कि लोग थे, उन्हें की दशा जो है अत्यंत दयनीय थी, यानी खराब थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूँ कि हम यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान ही था और न हमें यह विचार सूझता ही था। मतलब भगत सिंह बोल रहे हैं कि हम लोग जब गिरफ्तार हुए थे तो मुझे पता था कि हम ज्यादा दिनों तक अब जीवित रहने वाले नहीं है, कुछ ही समय में हम लोग मर जाएंगे। इसके बाद आगे भगत सिंह कहते हैं, हाँ, हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। भगत सिंह बोल रहे कि हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? मतलब अब लेखक जो हमारे भगत सिंह अपने मित्र से ये कह रहे हैं कि हम तो मान लीजिए कि मृत्यु के लिए तैयार है, लेकिन आप ये सोचिएगा कि आत्महत्या के लिए नहीं, आत्महत्या करने के लिए नहीं। वो बोल रहे हैं कि नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना, कदापि आत्महत्या नहीं की जा सकती। मतलब लेखक ये बोल रहे हैं कि प्रयत्नशील हैं हम लोग, अपनी श्रेष्ठता और उत्कृष्टता या अपने आदर्श के लिए अगर हम अपने जीवन की आहुति दे दे रहे हैं, हम अपने प्राण की आहुति दे दे रहे हैं, तो वो हमारा आत्महत्या कदापि नहीं कहलाएगा। फिर बोलते हैं कि हमारे मित्र कौन थे? तो श्री यतीन्द्रनाथ की मृत्यु तो अस्पृहणीय है, क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत है। समस्त देश के एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया है।
हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। यानी भगत सिंह अपने मित्र को ये समझा रहे हैं कि अगर हम कष्ट सह करके अपने श्रेष्ठता के लिए, अपने आदर्श के लिए अपनी आत्महत्या, अपने जीवन का बलिदान दे दे रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति दे दे रहे हैं, तब ये हमारा जो प्राणों की आहुति देना आत्महत्या नहीं कहलाएगा। ये हमारा क्या होगा कि जो आत्महत्या ही हम कर रहे हैं तो ये हमारा आत्महत्या नहीं कहलाएगा, ये हमारा आदर्श मृत्यु कहलाएगा। ठीक, और यह हमें मृत्यु दंड मिल रहा है तो वह हमारे लिए सही है। लेकिन बिना कायरता के बिना कष्ट सहे हुए अगर हम आत्महत्या कर ले रहे हैं तो ये हमारे लिए कदापि उचित नहीं है। इसके बाद कहते हैं कि इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाए, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाए और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाए। लेखक ये भी कह रहे हैं कि अगर हम में से अतिरिक्त जिन जो लोग हैं उनको यह विश्वास है कि हमें मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो हमें मृत्यु दंड दिया जाएगा तो हमें उस दिन का भी प्रतीक्षा करनी चाहिए जिस दिन हमें मृत्यु दंड सुनाया जाएगा और उसके बाद हमें फांसी दी जाएगी। तो इस दिन की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके बाद आगे कहते हैं भगत सिंह, आगे ये बताते हैं कि यह मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। यानी ये भी कह रहे हैं भगत सिंह कि जो मतलब कि हमें मृत्यु दंड दिया जाएगा तो मृत्यु दंड भी हमारा क्या होगा, सुंदर कहलाएगा। लेकिन आत्महत्या क्या होगा, आत्महत्या केवल कुछ दुख से, कुछ कष्ट से हम मुक्ति पालेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये हमारा आत्महत्या करना क्या है, कायरता का काम है। ठीक, इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। मैं और आप वरन मैं कहूंगा हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया। जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। लेखक ये भी कह रहे हैं भगत सिंह कि मैं ये भी बता रहा हूँ, मतलब वो ये भी बता रहे हैं कि विपत्तियां जो है व्यक्ति को क्या करती है कि पूर्ण बनाती है। यानी विपत्तियां अगर मनुष्य पे आती है ना तो उसको और निष्ठा पूर्ण करती है। ठीक, और ये भी कह रहे हैं कि अभी तो मतलब कि हम लोग कष्ट सहना शुरू किए हैं, अभी तो हम थोड़ा बहुत कष्ट सह रहे हैं, जीवन में अभी बहुत सारा कष्ट जो अभी बाकी है। फिर उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है कि आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती। हम उनकी कहानियों और में कष्ट और दुखमय स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते हैं। आगे कह रहा है कि रूसी साहित्य के बारे में लेखक जो है बता रहे हैं कि रूसी साहित्य के में जो प्रत्येक स्थान जो है, जो वास्तविकता के बारे में दिया गया, बातचीत के बारे में, उस कहानियों मतलब कष्ट दुख की स्थिति के बारे में लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो उस कष्ट और दुख की जो भावना को अपने भीतर जो अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आगे कहते हैं लेखक कि हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। मैं कहूंगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य में के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सह्रदयता, दर्द की गंभीर टीस और उनके चरित्र एवं साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं, यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांति होने पर गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। यानी इसके बाद फिर लेखक ये कहते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैंने इस विषय पर कुछ साहित्य पढ़ा और जेलें ही ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। यानी यहाँ भगत सिंह ये बोल रहे हैं कि अगर आप मतलब कि जेल में आए तो अपराध और पाप जैसे ये जो महान विषय हैं इनके बारे में अगर आपको अध्ययन करना है तो जेल जैसा जो है मतलब कि स्वाध्याय स्थल जो है, स्वाध्याय द्वारा मतलब कि यानी खुद से जो ज्ञान अर्जन करने वाला स्थल
जेल के अलावा और कोई नहीं हो सकता। यहाँ आप आकर के अपराध और पाप के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद कहते हैं कि आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदीगिरी में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता पलट करने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय में पूर्णतः परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हो? केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है भगत सिंह के द्वारा कि मतलब कि आप भली भांति जानते हैं कि रूस की जो राजनीतिक गिरिबंदी यानी जेल थी और वहाँ के जो लोग थे जो विपत्तियां सहन कर रहे थे, तो उन विपत्तियों के पश्चात उन्होंने क्या किया कि तख्ता पलट किया और वहाँ के जो भी मतलब कि प्रबंधन थे उसको मतलब कि प्रबंधन जो गलत प्रबंधन थे उसको ठुकरा करके इन्होंने क्या किया कि अपने हक के लिए आवाज लड़ा और वहाँ पे आज जेल में भी जो है व्यवस्थाएं सही करवाई गई। तो यहाँ लेखक ये कह रहे हैं तो क्या हमारे भारत देश में लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं? करना चाहिए उन्हें भी। फिर उसके बाद कहते हैं भगत सिंह, इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने और प्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। लेखक ये भी कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति पर टाल देना सही नहीं होता है। मतलब हमारे यहाँ ये व्यवस्था है ना कि लोग सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे दूसरा व्यक्ति करेगा, दूसरा सोचता हम नहीं करेंगे तीसरा व्यक्ति करे, इसे हम नहीं करेंगे, हम नहीं करने की वजह से कुछ नहीं हो पाता है। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो खुद ही मतलब की आवाज उठाए, खुद ही हक के लिए लड़े, ताकि उसको देख करके बाकी अन्य और लोग भी जो है ना मतलब उसके पीछे चले, ऐसा करें। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं है, वो हम में लगे रहते हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने मतलब कि संघर्ष करे, मतलब जो भी विरुद्ध हो रहा है, शासन का अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ जो है मतलब कि लड़ाई करे, ताकि मतलब कि सही दिशा या सही उन्हें मार्गदर्शन मिल जाए। इसके बाद आगे कहा जा रहा है, इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकाल के बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सबसे पृथक रहने के लिए अपने जो तर्क दिए हैं मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या नासमझ। वे आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं। व्यवहार को अनोखा और अद्भुत समझते हैं। मतलब लोग जो हैं, जो भगत सिंह के मित्र सुखदेव थे, उनको अनोखा और अद्भुत समझ रहे हैं वैसे लोग उनके व्यवहार को देख कर। लेकिन मतलब लेखक जो है इसको क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं आपके बात से मतलब क्या हूँ, समझ नहीं पाया हूँ, आपके बात से मैं असमर्थ हूँ। फिर कहते हैं आगे आगे ये बोल रहे हैं कि वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदीगिरी का जीवन वास्तव में अपना अपमान पूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? संभवतः आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर साधारणतः निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते आ रहे हैं जो जेल से बाहर क्रांति प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते हैं। क्या आज यह उत्तर मैं आपके मुंह से सुनूंगा? लेखक बोल रहे हैं भगत सिंह चिट्ठी के दौरान में लिखने के दौरान उनसे ये लिख रहे हैं कि बंदीगिरियों का जो अनुभव था, अगर बंदीगिरी के जो जीवन से मतलब वास्तव में अपना अपमान पूर्ण मानते हैं, तो क्या इसके विरुद्ध में हमें आंदोलन या इसके सुधार में प्रयास नहीं करना चाहिए? तो आप कहिएगा कि नहीं, नहीं करना चाहिए। जो तो ये वही बात हो गया कि जो लोग मतलब कि बंदीगिरी से बाहर निकल गए हैं, अब फिर से दोबारा क्रांतिकारियों में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये शामिल होकर के कुछ सफलता मिलेगा नहीं। तो ये तो वही बात हो गई कि मतलब कि लोग पहले ही से अपने को हार मान लेते हैं, लड़ते नहीं हैं। तो ये तो पहले वाला ही बात हो गया। क्या मैं आपके मुंह से ये बात सुनूंगा? ये भगत सिंह बोल रहे हैं। तब कहते हैं कि कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों को और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाले कि हमने इस काम में के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति के भीतर निर्बलता प्रकट होती है और इस प्रकार सोचना या सोचता है। इसके बाद आगे लेखक कहते हैं कि आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदीगृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति
से यह आशा नहीं की जा सकती है कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देता है। अब आगे जो है भगत सिंह ये लिख रहे हैं कि आगे जाकर के मतलब कि चिट्ठी में भगत सिंह जो चिट्ठी उनको देते हैं सुखदेव जो है मतलब कि भगत सिंह को लिख करके चिट्ठी देते हैं, तो उसमें ये पढ़ते हैं भगत सिंह और फिर चिट्ठी लिख रहे हैं कि मतलब 14 वर्ष तक मैं बंदी गृह में रहा, बंदी गृह के कष्टों को सह करके और अपने जीवन बिताने के बाद क्या मैं फिर से दोबारा बाहर आने के बाद वैसा ही जीवन या वैसा ही विचार रखूंगा जो पहले जेल से पहले मेरा विचार था? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जेल का वातावरण जो है मेरे पहले के विचारों को क्या कर दिया है, रौंद कर रख दिया है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? यदि ऐसा है तो आप भूल रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बहुत सीमा तक सहायता सिद्ध हुए हैं, तथापि यह तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। भगत सिंह ये भी कह रहे हैं कि लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा सोच रहे हैं तो हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल नहीं होते, या शामिल नहीं होते तो क्या देश आजाद के लिए कोई और क्रांतिकारी लोग नहीं जन्म लेते हैं? क्या वातावरण परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई और व्यक्ति नहीं होता? जरूरी थोड़ा है कि हम ही लोग हैं तो हम ही लोग देश की स्थितियों को बदलेंगे। हमारे जगह पे कोई और व्यक्ति आता, कोई और देश की परिस्थिति को बदलता। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं भगत सिंह चिट्ठी के दौरान? तो चिट्ठी के दौरान लिखते हैं कि मैं तो यह कहूंगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। उनमें मार्क्स का भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ है। मैंने और आपने भी इस देश में साम्यवाद और समाजवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, परंतु यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। निसंदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य को हाथ में लिया तो हमें उसे जानकारी रखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगत सिंह कहते हैं कि विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगी। विपत्तियों मतलब कि कठिनाइयों को कहा जा रहा है भगत सिंह के द्वारा कि कठिनाइयों से अगर हम छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या कर लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, सही नहीं होगा और जनता का मार्गदर्शन नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद भगत सिंह कहते हैं कि जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम प्रतीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे। जिस समय हम अपने कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यहाँ कहा जा रहा है कि जेल के नियमों या हमारे जीवन के निराशाओं, दबाव, हिंसा, इन सब से हमने क्या किया कि परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध किया और हमने कार्य किया। कार्य करने के दौरान हमारे सामने कई प्रकार के जो कठिनाई भी आई, लेकिन उन कठिनाइयों को हमने सामना किया और कठिनाइयों का सामना करके हमने क्या किया, कठिनाइयों का सामना करके अपने कार्यों को पूरा किया। इस पर कहते हैं कि जब तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। क्या ये परिस्थितियां असीम परीक्षा युक्त न थी? फिर अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था? ये भगत सिंह यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम में से जो भी लोग थे ना, हमें मतलब कि छोड़ करके चले गए हैं, हमें मतलब कि साथ में नहीं है, हमारे साथ नहीं है, हमें छोड़ दिया गया है। जो भी लोग हमारे साथ थे वो मतलब कि डर करके हमारे मतलब कि इस आंदोलनों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसके बाद कहते हैं भगत सिंह कि क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों से दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? यदि वाल्मीकि ने आपके समान सोच विचार किया होता तो वह आरंभ में ही आत्महत्या कर लेता। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है भगत सिंह के द्वारा कि अगर मान लीजिए कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति काम करने वाले हैं और वो अगर मान लो कि काम कर रहा है, जेल में है, जेल से बाहर निकला तो परिस्थितियों को देख करके वो मतलब कि
अब आत्महत्या कर ले, तो ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि हमने ऐसे लोगों को भी देखा कि जेल से बाहर निकलने के बाद हमारे साथ कार्य में जुड़े हुए हैं। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान है और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया। मनुष्य को अपने विश्वास पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। यानी यही कहा जा रहा है कि भविष्य में क्या घटना घटने वाली है ये हमें किसी को पता नहीं होता है। तो हमें चाहिए कि जो हम कर रहे हैं या हमें जो परिस्थितियां उसका सामना करें। अगर मान लीजिए कि हम पे मतलब कि मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दंडित किया जा रहा है, दंड सहा जा रहा है, तब भी हम अपने जेल में जीवन को बिताएं, ठीक, और इस चीज को से लड़े और प्रयत्न कोशिश करें कि इससे हम छुटकारा पा जाएं। इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि क्या आपको याद है जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावशाली विष भी रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। आप इस विचार से घृणा करते थे कि आपको इस पर विश्वास नहीं है। फिर अब क्या हुआ? यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियां भी नहीं है। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है। आपको इस उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों को अनुकूल कार्य किया होता तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती, परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। मतलब यहाँ पे भगत सिंह पत्र में ये लिख रहे हैं सुखदेव के बारे में कि जो सुखदेव और भगत सिंह के लिए जो मतलब बम फैक्ट्री था इन लोगों का, तो उसमें मतलब कि अत्यंत विष रखा गया, तीव्रगामी विष के, मतलब कि अगर हमें कभी कांग्रेस पकड़े या कुछ करे तो हम विष पी करके, जहर पी करके खुद को मार डाले। तो इससे आप उस समय घृणा करते थे, लेकिन आज आपकी मनोवृत्ति क्या हो गई, बदल चुकी है। आज अब इससे घृणा नहीं कर रहे हैं, अब इसको सही मान रहे हैं। लेकिन मैं आज इन बातों से क्या कर रहा हूँ, घृणित हो चुका हूँ। मतलब मैं इन्हें क्या मान रहा हूँ, घृणा मान रहा हूँ। इसके बाद आगे कहते हैं, आगे ये कहा जा रहा है कि एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ, कहा जा रहा है कि एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचान जाने के लिए कोई दिल्ली से लाया गया था, गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। लेखक यहाँ मतलब अपने मित्र से ये कह रहे हैं कि मतलब एक दिन क्या हुआ था कि मुझे पहचानने के लिए जो है दिल्ली से जो है लाया गया था, गुप्तचर विभाग के अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझे इस विषय पर बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। इसके बाद आगे कहा जा रहा है भगत सिंह के द्वारा कि हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम यहाँ कहा जा रहा है कि हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं, विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसकी जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना कठिन नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ। मतलब लेखक ये बोल रहे हैं कि अब मेरी मनोवृत्ति आत्महत्या के समक्ष में बदल चुकी है। किसी भी परिस्थिति को, कैसा ही परिस्थिति में हृदय में अपना विचार नहीं लाता हूँ आत्महत्या का, मैं इसको दूर कर दिया हूँ। इसे आपको भी करना चाहिए इस तरीके से। फिर कहते हैं कि आशा है, क्या कहते हैं कि आशा है कि आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न ही वह होगी। मतलब लेखक बोल रहे हैं अपने मित्र दोस्त सुखदेव से पत्र में लिख करके कि अगर
मुझे मतलब कि मृत्युदंड मेरा अटल है, मुझे विश्वास है कि मुझे मृत्युदंड दिया जाएगा, सुनाया जाएगा, तो मुझे कोई क्षमा की या नम्रता का व्यवहार का तनिक भी आशा नहीं है। मैं नहीं करता हूँ आशा भी कि मुझे माफ़ किया जाएगा, मुझे छोड़ दिया जाएगा, नहीं, मैं कभी भी नहीं सोचता हूँ। मुझे मृत्युदंड ही चाहिए, मैं इसके लिए ही प्रयत्न कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ अगर मुझे क्षमा भी दिया जाएगा तो सभी को दिया जाएगा मेरे साथ क्षमा, केवल मेरे को क्षमा नहीं दिया जाएगा। ये भगत सिंह बोलते हैं। और आगे कहते हैं कि इस प्रकार भी मेरी इच्छा है कि हमारे मुक्ति का प्रस्ताव सीमित रूप से या रूप में और विश्वव्यापी हो, और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि, या मेरी मतलब की आकांक्षा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उनके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतः अवगत हैं। मतलब भगत सिंह यहाँ पे अपने जो अंतिम विचार को प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब कि अगर हमें कभी मृत्यु दी जाए तो हमें उस समय मृत्यु दी जाए जब आंदोलन अपनी क्या हो, चरम सीमा पर यानी आखिरी सीमा पर पहुंच जाए, उस समय हमें फांसी दी जाए, मृत्यु दंड दी जाए। और हमारे जैसा अगर कोई क्रांतिकारी व्यक्ति है तो उन्हें जो है मतलब कि हमारे मतलब जैसे जो कठिनाई या रुकावट उनमें कभी आए ना, मतलब उनके मार्ग में हमारे जैसा जो व्यक्ति कार्य करे तो उनके मार्ग में कभी रुकावट या कठिनाई या कोई परेशानी होना। इसलिए हम नहीं मान सकते हैं कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने और बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। इसके बाद आगे कहते हैं भगत सिंह कि जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल कह रहे हैं कि उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूँ जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदयों में हमारे फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए, बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। अमिट मतलब होता है कि कभी भी मतलब कि वो मिटा ना जा सके, यानी हमारे फांसियों का, हमारे बलिदानों को देख करके लोग प्रेरणा लें और उनके विचार भी मतलब कि हमारे जैसा ही जागृत हो कि देश के आज़ादी में मतलब कि वो सहयोग करें। तो ये था हमारा एक लेख और एक पत्र पाठ, जिसको मैंने लाइन बाय लाइन बताने का कोशिश किया। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको इस पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप तक पहले पहुंच सके। और जिन्हें भी हमारे क्लासेस का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो एसोस्लोकर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। धन्यवाद।